Hello, my lovely students. So, today we will start our chapter number 8 Going Places. So, first of all, we will discuss about our author A.R. Barton, जो कि एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर हैं और वह ज्यूरिच के रहने वाले हैं। ऑथर ने यह भी बताया है कि कैसे यहाँ पर जो मॉडर्न यंग जनरेशन्स के लोग रह रहे हैं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। यह सब इस चैप्टर में बताया गया है। Now let's come to the intro part of this chapter. सबसे पहले तो इस चैप्टर में यानी इस कहानी में बेसिकली 2 थीम पर हम बात करेंगे। इस चैप्टर का थीम आखिर है तो है क्या। इसमें जो 2 थीम है इसी पे पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही है। पहला है एडोलसेंट फंटासिजिंग एंड सेकेंड इज हीरो वर्शिप। तो सबसे पहले तो हम एडोलसेंट फंटासिजिंग के बारे में जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एडोलसेंट क्या होता है। एडोलसेंट जो है एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी पर्सन 10 से 19 के बीच में होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ नॉन एज एडोलसेंट। और आप उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ नॉन टीनेजर। ओके, नाउ फंटासिजिंग क्या होता है। फंटासिजिंग का मतलब ये होता है कि जो आप एक्टिविटी इमेजिन करते हैं, जो एक्टिविटी इम्पॉसिबल होती है, ठीक है, जो थिंग्स इम्पॉसिबल होती है और आप उसको पॉसिबल करने के लिए इमेजिन करते रहते हैं, तो वो फंटासिजिंग होता है। और अगर मैं कंबाइन कर दूं दोनों वर्ड्स को, एडोलसेंट फंटासिजिंग को, तो इससे हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि उस टाइम पीरियड में 10 से 19 के वर्ष में जब हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं, हम अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं उन इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए जो शायद ही संभव है। तो इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है हीरो वर्शिप। तो हीरो वर्शिप का मतलब क्या है। अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एडमायरेशन फॉर समवन, किसी के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, ये जो होता है वो हीरो वर्शिप कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारी फिल्म्स देखते हैं और उन फिल्म्स में एक्चुअली क्या होता है कि आपकी नज़र में बहुत ही कोई ज़्यादा अच्छा दिखने लग जाता है, तो आप उसको अपना आइडल मान लेते हैं, वो आपके लिए हीरो वर्शिप हो जाता है, ठीक है। और हीरो के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आप देखते हैं तो आप उसको अपना हीरो मान लेते हैं, और विलन्स के अंदर बैड क्वालिटीज़ होते हैं तो आप उनको छोड़ देते हैं। तो इस कहानी में ये 2 मेन थीम था जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे चल के स्टोरी के माध्यम से इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। वेल, द स्टोरी हैज़ गॉट मैनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। बिफोर यू मूव ऑन द डिस्कशन ऑफ दिस स्टोरी, लेट अस डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स। सो मैं सबसे पहले सोफ़ी के कैरेक्टर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सोफ़ी, a teenage girl who always lost in wild imagination। सोफ़ी जो है एक टीनेज गर्ल है, ठीक है, जो हमेशा अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोई रहती है और उसकी जो ख्याल हैं, उसके जो इमेजिनेशंस हैं, उसको बस सिर्फ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशंस को उस समय दे रही है अपनी टीनेज में। सोफ़ी इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। सोफ़ी को इस चैप्टर में सेंट्रल कैरेक्टर माना गया है बिकॉज मेन स्टोरी इसी पे है। सोफ़ी के अराउंड ही पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही है इस चैप्टर में। यह जो सोफ़ी है वो एक ऐसी व्यक्ति है जो कि अपने टीनेजर एज में होते हुए भी अपने ड्रीम्स को हाईली बहुत ज़्यादा रख रही है। मतलब जैसे कि उसने ना ये इमेजिनेशन कर रखा है इस चैप्टर के अंदर कि मैं बुटीक ओनर बनना चाहती हूँ। और बुटीक का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बुटीक में जैसे बहुत सारे एक्सपेंसिव क्लोथ्स मिलते हैं, बहुत डिज़ाइनिंग का काम होता है, तो आपकी इसमें सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है, आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए उसने ये ख्याल बनाया कि मुझे बुटीक ऑनर बनना है। और आगे सोफ़ी के और भी सपने होते हैं, जैसे उसको मैनेजर भी बनना है, उसको एक्ट्रेस भी बनना है एंड वो फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है। तो एग्जैक्टली आप भी इस एज में ऐसा ही कुछ काम करते हैं। कभी आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना पसंद होता है और कभी आप इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं कि मुझे इंजीनियर भी बनना है, ठीक है। इस तरीके से इस एज में अभी आप लोगों के भी ख्याल चल रहे हैं।
जाहिर सी बात है। अगर जो हम सोफीज के फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, क्योंकि सोफी के तो इमेजिनेशंस बहुत हाईली हैं, उसने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी इमेजिनेशंस को दे रखी है। लेकिन अगर मैं सोफी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, यानी पुअर बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है। नाउ सेकेंड कैरेक्टर इज जेंसी, अ फ्रेंड ऑफ सोफी। जेंसी जो है एक लड़की है और वो सोफी की सहेली है। शी इज़ अ प्रैक्टिकल गर्ल। अब यहाँ पे जेंसी को प्रैक्टिकल गर्ल क्यों बोला गया है? और आपने इससे पहले कैरेक्टर सोफी के कैरेक्टर में ये जाना कि सोफी प्रैक्टिकल गर्ल बिल्कुल भी नहीं थी, वो जेंसी के जस्ट अपोजिट है, यानी वो इमेजिनेशन गर्ल है। वो सिर्फ ख्यालों में रहती है और सिर्फ ख्यालों में ही सोचती रहती है कि मेरी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाए, जबकि वो चीज़ें इम्पॉसिबल है उसके लिए। और जेंसी जस्ट अपोजिट है, वो एक प्रैक्टिकल गर्ल है, वो एक बहुत ही डीपली चीज़ों को समझती है, हु ऑलवेज इन हर प्रेजेंट टाइम, ठीक है, वो एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीती है। नाउ थर्ड कैरेक्टर इज जियोफ। जियोफ जो है वो सोफी का एल्डर ब्रदर है। नेक्स्ट कैरेक्टर फोर्थ, डेरेक। डेरेक जो है वो सोफीज का यंगर ब्रदर है, यानी छोटा भाई है, और जो जियोफ है वो सोफी का एल्डर ब्रदर है। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टर इज डैनी कैसी, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, अ यंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ यूनाइटेड टीम। डैनी सेसे जो है वो एक यंग फुटबॉल प्लेयर है यूनाइटेड टीम का, जिसको कि इस पूरे चैप्टर में सोफी ने अपना एक हीरो मान रखा है। जब इससे पहले मैंने आपको बताया था थीम में हीरो वर्शिप मतलब समझाया था, तो सेम एज इट इज इस चैप्टर में सोफी डैनी सेसे को अपना हीरो वर्शिप मान रही है, क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब कम उम्र में, यंग एज में एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है यूनाइटेड टीम में, और उसने उसको अपना आइडल मान रखा है, जिस कारण से वो और भी ज़्यादा अपनी इमेजिनेशंस में, ख्यालों में अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रही है। नेक्स्ट सिक्स्थ कैरेक्टर है फ्रैंक। फ्रैंक जो है वो जेंसीज का ब्रदर है, और जेंसी जो आपकी सोफी की फ्रेंड है उसका भाई है, ठीक है, उसका भाई फ्रैंक है। नाउ वी विल कम टू आवर समरी पोर्शन, एंड हम समरी के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे, एंड द समरी इज टू मच इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। सो दीज आर सम कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर विच वी हैव डिस्कस। नाउ लेट्स कम टू द समरी पोर्शन। अब हम समरी समझेंगे और समरी के माध्यम से बिल्कुल बेस्ट वे में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ताकि आप इस समरी को समझ के अपने एग्जामिनेशन टाइम पे बेस्ट तरीके से समझ के बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। कहानी सोफी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो जस्ट अपना स्कूल पीरियड फिनिश करने को जा रही है। वह जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए बड़े बड़े सपने देखती है, लेकिन इसके विपरीत उसके पारिवारिक हालात बिल्कुल अलग हैं। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जहां पिता वर्किंग क्लास का पाठ्य पुस्तक उदाहरण है। उसका बड़ा भाई जियोफ पहले से ही काम कर रहा है और सोफी की नज़र में लगभग बड़ा हो गया है। सोफी को अपने करियर को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। उसे बिस्किट फैक्ट्री में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अपने खुद की बुटीक खोलने के सपने देख रही है। वह खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड यानी परिष्कृत और ओरिजिनल और स्वीटेबल समझती है, एक अभिनेता के तौर पर और एक मैनेजर के रूप में काम करने के लिए। जेंसी, उसकी जो सहेली है, वो उसकी प्रैक्टिकल पोजीशन का एहसास कराने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सोफी अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जिसमें सोफी को पूरा विश्वास और आशा है वो है उसका भाई जियोफ। उसने 3 साल पहले स्कूल पास किया और मैकेनिक के रूप में काम किया।
हालांकि जियोफ कम बोलता है और ज़्यादातर समय अपने विचारों में व्यस्त रहता है। सोफी ने उसके साथ सब कुछ शेयर किया। एक दिन सोफी अपने भाई जियोफ को बताती है कि वह डैनी सेजे से मिली है। एक इरिश स्पोर्ट्स स्टार है वो डैनी सेजे। उसके पिता उससे नाराज़ हैं और उसे उसका वाइल्ड ड्रीम बताते हैं कि इसका जो सपना है वो एक जंगली सपना है। वह उसे चेतावनी देते हैं कि एक दिन वह इस सब के लिए मुसीबत में पड़ जाएगी। पूरा परिवार डैनी सेजे का फ़ैन है और वे सभी एक फुटबॉल मैच देखने जाते हैं एक दिन, जिसमें डैनी सेजे ने अंतिम गोल किया। सोफी जियोफ को बताती है कि वह डैनी सेजे के साथ डेट पर जा रही है। हालांकि जियोफ उसे विश्वास नहीं करता है, वह उसे रोकता भी नहीं है। वह फ्रैंक को यह बताता है, जो कि जेंसी का भाई है, और जेंसी आती है फिर सोफ़ी के पास पूरी डिटेल लेने के लिए, लेकिन सोफ़ी उससे छुपाती है। सोफ़ी शाम को डैनी सेजे से मिलने के लिए घाट पर जाती है। वह उसका इंतज़ार करती है, लेकिन डैनी सेजे वहाँ पर नहीं आता है। अंत में वास्तविकता उसके में डूबने लगती है। वह निराश होकर घर लौटती है। वह जानती है कि उसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। खुद को ताकत देने के लिए उसे खुद अपनी कहानी पर विश्वास करना पड़ता है। यह उसके लिए बहुत बढ़िया है कल्पना की दुनिया में रहने के लिए। कहानी एक टीनेजर के मनोविज्ञान का वर्णन करती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेक बिलीव की दुनिया में रहना पसंद करती है। तो ये ओवरऑल स्टोरी जो है, सिर्फ और सिर्फ सोफ़ी के इमेजिनेशन वर्ल्ड को दिखाया गया है कि किस तरीके से एक टीनेज गर्ल अपनी फंटासी की दुनिया में है, अपने इमेजिनेशंस में डूबी हुई है, अपने ख्यालों में खोई हुई है और अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड से अपरिचय है, यानी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड पे बिल्कुल भी नज़र नहीं डाल रही है। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये बताया गया है कि इस कहानी से हमें पता चलता है कि कितना भी हम फंटासी वर्ल्ड में हो, कितना भी हम इमेजिनेशंस की ख्यालों की दुनिया में हो, लेकिन कभी भी हमें अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहिए। आज भी टीनेजर्स जो होते हैं, वो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, इमेजिनेशंस करते रहते हैं। ट्रू है, इमेजिनेशंस करना चाहिए, ड्रीम्स सपने देखने चाहिए, सपनों को पूरा भी करना चाहिए, लेकिन कभी अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहिए। रियलिस्टिक एक आपकी हकीकत होती है, हकीकत से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहिए। So this is the short summary of this chapter. I hope you all liked it. So do like, share and subscribe, and also don't forget to press the bell icon. Thank you guys for your kind attention.